देख रहे हैं केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था रहती है ये है मंत्रणा। मंत्रणा जो रहती थी ये जान लीजिए केंद्र बिंदु है। केंद्र में पूरे जो साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य का केंद्र बिंदु है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी रहते थे। इसमें 4 से 5 लोगों का समूह रहते था। इसमें स्वयं राजा भी रहता था, अन्य लोग भी रहते थे। तो ये आधुनिक जो कैबिनेट मंत्री रहते हैं, आधुनिक कैबिनेट मंत्री जो प्रमुख प्रमुख विभाग होते हैं वो उनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। तो जैसे सिंचाई विभाग है और एजुकेशन विभाग है, सैन्य सुरक्षा विभाग है, एजुकेशन विभाग है, इत्यादि जो विभाग हैं उनका हेड बना दिया जाता है। तो वो कैबिनेट स्तर पे बनाए जाते हैं। जैसे रेलवे मंत्री कौन है, तो इस स्तर के जो मंत्री रहते थे वो कैबिनेट मंत्री कहलाते थे। तो कैबिनेट मंत्री अभी भी बहुत कम है। तो कैबिनेट मंत्री सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं जो सलाह देने में सबसे सक्षम रहते हैं। तो मंत्रणा जो थी कुछ आधुनिक कैबिनेट के समान थी। तो पूछा जब जो मंत्रणा थी ये कैसी थी, तो आधुनिक जो कैबिनेट मंत्री होते इस तरह के उसके समान थी। इसमें 4 से 5 लोगों का समूह रहता है और इसमें स्वयं राजा होता है और राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री या फिर कहीं कहीं पे पुरोहित भी मिल सकता है। तो प्रधानमंत्री रहता है और युवराज रहता है और सेनानी रहता है और सन्निधाता रहता है। सन्निधाता रहता है ये जो है ना 4-5 लोगों का समूह है। पहला राजा, प्रधानमंत्री और पुरोहित का जो पद था वो एक ही पद था। उस पद को कौन संभाल रहे थे, तो कौटिल्य साहब संभाल रहे थे। तो ये हो गए राजा हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, युवराज हो गए, सेनानी हो गई और सन्निधाता हो गए। तो देख रहे हैं जो मुख्य विभाग हैं वो राजा अपने पास रख रहा है। तो मंत्रणा जो थी वो आधुनिक कैबिनेट के समान थी। अगर बात करें ये कैबिनेट और के कार्य क्या रहते थे, तो ये कैबिनेट जैसे कि कैबिनेट मंत्री का क्या कार्य रहते थे, तो मंत्रणा की बात करें तो मंत्रणा के क्या कार्य रहते थे, तो ये महत्वपूर्ण कार्यों में राजा को सलाह देते थे। जो भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहते थे उसमें राजा को जो सलाह देने का काम करते थे वो करते थे कैबिनेट मंत्री करते थे। मंत्रणा के लोगों के वेतन की बात करें कि मंत्रणा के लोग वेतन कितना पाते थे, तो मंत्रणा के लोग जो वेतन पाते थे वो 48,000 पर वार्षिक वेतन पाते थे। ये याद रखिएगा कि मौर्य काल में जितना भी वेतन दिया जाता है वो वार्षिक वेतन ही दिया जाता है। तो पूछा जाए मौर्य कालीन जो वेतन दिया जाता था वो मासिक दिया जाता था, अर्धमासिक दिया जाता था कि वार्षिक दिया जाता था। तो जितना भी वेतन दिया जाता था वो वार्षिक वेतन दिया जाता था। और सबसे ज्यादा जो वेतन दिया जाता था वो 48,000 पर जो दिया जाता था वो मंत्रणा के अधिकारियों को दिया जाता था। ये कैबिनेट स्तर के मंत्री थे जो महत्वपूर्ण कार्यों में राजा को सलाह देते थे। तो ये जो थी 48,000 जो कर थे ये वार्षिक देते थे। ये चांदी की मुद्राएं थी। और ये मंत्रणा थी, ये मंत्रणाओं का चुनाव होता था। मंत्रणा के चुनाव के लिए कठिन परीक्षा थी। मंत्रणा का चुनाव ऐसे नहीं होता था। तो इसके लिए एक उपदा परीक्षा रहती थी कि मंत्री हैं इनको उपदा परीक्षण देना पड़ता था, तब इनका चयन होता था। तो मंत्रणा के लोगों का जो चयन होता था वो उपदा परीक्षण से चयन किया जाता था। और इसमें चयन में देखा क्या जाता था कि मंत्री जो है ना वो ईर्ष्या वाला तो नहीं है, दूसरा इसमें ये मंत्री लोभी तो नहीं है, व्यभिचारी तो नहीं है, क्रोधी तो नहीं है। ये उपदा परीक्षण में जांच की जाती थी मंत्री की। तो मंत्रणा सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे ज्यादा वेतन भी मिल रहा है और इसकी एग्जाम भी किया जाता था। उस एग्जाम का क्या नाम है, तो उपदा परीक्षा की जाती थी या परीक्षण किया जाता था। और क्या इसमें क्या क्या चेक किया जाता था, तो ईर्ष्या करने वाला ना हो, लोभी ना हो, व्यभिचारी ना हो, क्रोधी ना हो। तो जैसे कि अगर क्रोधी चेक करना है तो जानबूझ के उस मंत्री से किसी को भिड़ा देते थे, लड़ाई करवा देते थे, चेक कर लेते थे कि क्रोधी है कि नहीं। लालची लोभी देखना है तो कुछ सामान डाल देते थे सोने वोने की, कि देखते थे अगर लोभी होगा तो उठाएगा, चुराएगा। इस टाइप की परीक्षा, उपदा परीक्षा उनके तहत करते थे।
वो शर्तों की बात करें, जो अगर मंत्रिमंडल के जो सदस्य रहते थे उसकी कुछ शर्तें रहती थी, तभी आप मंत्रिमंडल के सदस्य बन सकते हैं। तो शर्तों की बात करें तो शर्त ये थी, पहली जो शर्त थी मंत्रिमंडल बनने के लिए, वो उच्च कुल के जन्मे होना चाहिए। जैसे कि परीक्षा की बात करें, जैसे कि अभी यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए प्री मेंस इंटरव्यू दो, तो उसी टाइप से यहाँ भी थी। अगर मंत्रिमंडल के सदस्य बनना है तो उपदा परीक्षा के तहत इन सब चीजों को चेक किया जाता था। अभी हमारी बौद्धिक क्षमता चेक की जाती है, इंटरव्यू के तहत हमारी वाक क्षमता और अन्य चीजें चेक की जाती हैं। ये सब चीजें तो चेक की जाती हैं कि कितनी जल्दी क्रोध हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ ऐसा था मंत्रिमंडल के लोगों के साथ उपदा परीक्षण में किया जाता था। शर्तें जो थी वो उच्च कुल में जन्मे होना चाहिए। दूसरी जो शर्त थी वो चरित्रवान होना चाहिए। तीसरी जो थी वो भ्रष्टाचारी ना हो। तो मंत्रिमंडल के सदस्य बनने के लिए 3 शर्तें थी। पहली कि वो उच्च कुल में जन्मे होना चाहिए, दूसरी वो चरित्रवान होनी चाहिए, तीसरी वो भ्रष्टाचारी ना हो, तब वो व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य बन सकता है। मंत्रिमंडल के नीचे जो रहती थी वो रहती थी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में जो सदस्य रहते थे ये मंत्रिमंडल से नीचे के सदस्य रहते थे, और जो ये अपर रहते थे। मंत्रिपरिषद से अपर रहते थे। तो जैसे आप भी देखिए, मंत्रिमंडल जो रहता है हमारा वो बड़ा रहता है, मुख्य रहता है और कैबिनेट स्तर के। मंत्रिपरिषद में बड़े लोग, मतलब बड़ी संख्या में लोग पाए जाते हैं। तो वैसे ही सेम यहाँ भी दिखाई देता है। तो मंत्रिपरिषद में बड़ी संख्या पाई जाती है और मंत्रिमंडल में मुख्य पाए जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद की जो चर्चा है ना, कई रूपों में हुई है। जो अर्थशास्त्र में चर्चा मिलती है मंत्रिपरिषद की, वो मिलती है परिषा और पलिसा के नाम से मिलती है। तो पूछा जाए कि पलिसा और परिषा क्या है, तो ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र में लिखे मंत्रिपरिषद के नाम है। तो मंत्रिपरिषद का जो नाम लिखा आया है वो परिषा और पलिसा आया है। परिषा और पलिसा आया है। किसमें आया है, तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आया है। इसके अलावा सुने डाई जो शब्द आया है ये मंत्रिपरिषद के लिए आया है। लेकिन किसके ग्रंथ में आया है, तो ये मेगास्थनीज की इंडिका में आया है। तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद के लिए हमें 3 शब्द मिल रहे हैं। कौन कौन मिल रहे हैं, तो परिषा जो मिल रहे हैं ये अर्थशास्त्र में मिल रहे हैं। इसके बाद सुने डाई जो मिल रहा है ये मेगास्थनीज की इंडिका में मिल रहा है। और इसकी बात करें, यहाँ पे भी जो अधिकारी रहते थे वो उच्च श्रेणी के रहते थे। और यहाँ पे जो अधिकारी रहते थे वो 18 तीर्थ अधिकारी रहते थे। तीर्थ अधिकारियों का जो वेतन रहता था वो 10,000 पड़ वार्षिक रहता था। ये वार्षिक पड़ जो वेतन है ये जो है ना वो चांदी की जो पड़ मुद्राएं रहती थी वो थी। तो 18 उच्च श्रेणी के इसमें तीर्थ अधिकारियों का ब्यूरो रहता था, जो उनके डिपार्टमेंट के प्रमुख रहते थे। वो मंत्री देख लेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन उठा लेते हैं, पूछ लेते हैं, छोटे बड़े एग्जामों में सभी में पूछ लेते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग वो कौन कौन से मंत्री हैं। तो पहले की बात करें हम तो ये हैं प्रधानमंत्री और पुरोहित का जो पद सुशोभित कर रहे थे वो थे हमारे कौटिल्य महान थे। तो कौटिल्य दोनों पद एक साथ देख रहे थे, प्रधानमंत्री का पद भी देख रहे थे और पुरोहित का भी पद देख रहे थे। और इसे प्रधानमंत्री और पुरोहित के पद में आगे चल के अंतर होता है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे जो प्रधानमंत्री और पुरोहित रहते हैं वो कौटिल्य रहते हैं। बिंदुसार के टाइम पे प्रारंभिक दौर पे कौटिल्य ही रहते हैं, लेकिन जो बीच का समय आता है कौटिल्य नहीं रहते हैं, फिर तो खल्लाटक हो जाता है। ये वाला पद जो प्रधानमंत्री पुरोहित का शब्द है, ये पद है, ये खल्लाटक संभालने लगता है। फिर अशोक के टाइम पे जो है ना यही पद राधागुप्त संभालने लगता है। तो ये पद पे चेंजिंग देखने को मिलती है। और ये पूछा भी जाता है कि तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे जो पुरोहित का काम कर रहे थे या प्रधानमंत्री का काम कर रहे थे वो चाणक्य कर रहे थे, और बिंदुसार के टाइम पे जो कर रहे थे वो खल्लाटक करने लगे थे, और अशोक के टाइम पे लास्ट में जो करने लगे थे काम वो
राधागुप्त करने लगे थे। ये प्रधानमंत्री पुरोहित थे। इसके बाद जो दूसरा तीर्थ अधिकारी है वो युवराज है। युवराज कौन होता था? तो युवराज जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र रहता था, जो उत्तराधिकारी मतलब अगला राजा घोषित होने वाला होता था, उसको युवराज कहा जाता था। तो ये दूसरा अधिकारी हो गया। इसके बाद तीसरे अधिकारी की बात करें तो ये है समाहर्ता। समाहर्ता अधिकारी जो है ना, ये जो है ना पैसों से संबंधित, वित्त विभाग से संबंधित अधिकारी था। समाहर्ता वर्तमान के कुछ डीएम के जो कार्य रहते हैं वैसे था। ये राजस्व विभाग का प्रमुख माना जाता है, राजस्व कर इकट्ठा करता था। और इसका जो दिन वो वार्षिक जो कर इकट्ठा करता था, वार्षिक जो दिन था, वार्षिक में जो दिन आते थे वो 354 थे। जैसे अभी तो 365 हैं, लेकिन समाहर्ता का जो वार्षिक एक वर्ष के अंतर्गत दिन थे वो 354 थे। 354 थे। और इनका जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता था वो जुलाई में स्टार्ट होता था। जुलाई में हो सकता, और हिंदी महीनों में आषाढ़ में होता था। हो सकता पूछा जा सके कि मौर्य राजवंशों का जो वित्तीय राजवंश होता था वो किस महीने में स्टार्ट होता था। तो हिंदी में आषाढ़ में और ऐसे जुलाई में वित्तीय महीना स्टार्ट होता था। समाहर्ता हो गया। इसके बाद ये हो गया सन्निधाता। सन्निधाता जो था ये कोषाध्यक्ष था। ये क्या था? कोषाध्यक्ष था। कोषाध्यक्ष था। इसके बाद है प्रदेष्टा। प्रदेष्टा जो था ना, ये फौजदारी न्यायालय का प्रमुख था। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम ऐसे बोल दे रहे हैं। तो प्रदेष्टा जो था ये फौजदारी न्यायालय का प्रमुख था। व्यवहारिक जो था ये सिविल न्यायालय जो प्रदेष्टा में जो है ना मारपीट, फौजदारी न्यायालय मारपीट के मुकदमे जो रहते थे वो देखे जाते थे। और व्यवहारिक सिविल मामले जो जमीनी विवाद से संबंधित रहते थे वो देखे जाते थे। तो उसके जो प्रमुख रहता था उसे व्यवहारिक कहा जाता था, और फौजदारी के प्रमुख को प्रदेष्टा कहा जाता था। इसके बाद है ये कर्मांतिक। कर्मांतिक जो है ना ये उद्योग धंधों का प्रमुख होता था। उद्योग धंधों का प्रमुख जो होता था उसे कर्मांतिक कहलाया। उद्योग धंधों के प्रमुख को कर्मांतिक कहा जाता था। ये हो गए अधिकारी। इसके बाद बात करें, ये हैं अंतपाल। अंतपाल जो अधिकारी रहता था, तो ये जो सीमावर्ती दुर्ग रहते थे उसके प्रमुख जो होते थे उन्हें अंतपाल कहा जाता था। तो राज्य के लास्ट में जो सीमावर्ती में दुर्ग बनाए जाते थे उसके जो अधिकारी होते थे उन्हें अंतपाल कहा जाता था। इसके बाद है दुर्गपाल। दुर्गपाल जो अपने साम्राज्य के अंदर के जो आंतरिक दुर्ग रहते थे उनके जो प्रमुख रहते थे उन्हें दुर्गपाल कहा जाता था। इसके बाद है आटविक। आटविक जो है ना ये जंगल का प्रमुख होता था। तो जंगल विभाग का प्रमुख पूछा जाए कौन था, तो जंगल विभाग का जो प्रमुख था वो आटविक था। इसके बाद है अंतर्वासिक। अंतर्वासिक जो था ये अंगरक्षक था। जो राजा के साथ जो महिला रक्षक सेना लगती थी, पुरुष रक्षक अन्य जो सेना लगती थी, उसके रक्षक का जो मुखिया रहता था वो रहता था अंतर्वार्षिक। अंतर्वार्षिक जो था ना ये राजा के सुरक्षा के राजा के अंगरक्षक की जो सुरक्षा का प्रमुख रहता था उसे अंतर्वार्षिक कहा जाता था। इसके बाद है द्वारिक। द्वारिक जो है ना ये जो राजमहल होता था, राजमहल का प्रमुख होता था। तो द्वारिक जो है ना ये राजमहल का प्रमुख रहता था। अंतर्वार्षिक जो है ना अंगरक्षक, राजा की अंगरक्षक जो सेना रहती थी, अंगरक्षक सेना में जैसे कि पालतू पढ़ाए हुए तोते, महिलाएं, पुरुष, अन्य सेना जो रहती थी उसके प्रमुख रहते थे। तो ये अंतर्वार्षिक हो गया, ये द्वारिक हो गया। इसके बाद है प्रशस्ता। प्रशस्ता क्या थे, तो प्रशस्ता जो थे ये सरकारी जो कागजात होते थे, अभिलेख होते थे, लिख के रखना होता था अभिलेखी रूप में, वो प्रशस्ता अधिकारी कहलाते थे। तो प्रशस्ता पूछा जाए किसका मुखिया था, तो अभिलेखागार के जो मुखिया रहते थे
उन्हें या फिर कागजात के जो प्रमुख रहते थे उन्हें प्रशस्ता कहा जाता था। इसके बाद है नायक। नायक जो थे ये सेना के प्रमुख थे, सेना के प्रमुख को नायक कहा जाता था। इसके बाद है दंडपाल। दंडपाल जो थे ये सेना की जो खाद्य सामग्री होती थी उनकी व्यवस्था करने वाले अधिकारी को दंडपाल कहा जाता था। इसके बाद है ये नागरक। नागरक जो है ना ये नगर के प्रमुख के अधिकारी को नागरक कहा जाता था। इसके बाद है सेनापति। सेनापति जो है ना सेनाओं के जो पति रहते थे उन्हें ही सेनापति के, उनका जो अधिकारी रहता था उन्हें सेनापति कहा जाता है। नागरक नगर का प्रमुख रहता था। दंडपाल ये पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है कि दंडपाल अधिकारी कौन था। तो दंडपाल अधिकारी जो था जो सेना को रसद सामग्री, मतलब कि जैसे वो खाद्य सामग्री जितनी भी सेना कहीं भी जाएगी और उसके खाने की जितनी भी व्यवस्था होगी वो दंडपाल विभाग का अध्यक्ष सारी व्यवस्था करेगी। सेना वो जाएगी और खाने वाला डिपार्टमेंट जो रहेगा वो दंडपाल का रहेगा। इसके बाद है ये मंत्री परिषद अध्यक्ष। मंत्री परिषद जो अध्यक्ष है ना ये पूरे जो ये 18 अधिकारी है ना इनका एक अध्यक्ष रहता था। तो इसका जो अध्यक्ष रहता था उसे मंत्री परिषद अध्यक्ष कहा जाता था। तो ये हो गया मंत्रणा के बाद मंत्री परिषद। ये मंत्रणा हो गई, ये मंत्री परिषद हो गई। इसके बाद प्रशासन में पहली बार देखने में आता है सबसे बड़ी नौकरशाही देखने में आती है। मतलब कि आज के टाइम पे इतनी पॉपुलेशन है तब इतनी बड़ी नौकरशाही है, लेकिन मौर्य साम्राज्य में पूरे इतिहास में सबसे पहले और सबसे बड़ी नौकरशाही जो देखी जाती है वो मौर्य साम्राज्य में देखी जाती है। तो विस्तृत जो नौकरशाही देखने को मिलती है वो मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलती है। तो देख लेते हैं। और इस नौकरशाही विस्तृत नौकरशाही के तहत 26 अध्यक्ष हैं जिनके प्रमुख को अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। तो प्रशासन में सबसे मंत्रणा हो गई, फिर मंत्री परिषद हो गई, फिर विस्तृत नौकरशाही के तहत 26 अध्यक्ष चुने जाते हैं। कितने? 26 अध्यक्ष चुने जाते हैं विस्तृत नौकरशाही के तहत। अगर देखें कि कौन कौन से थे तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर बात करें तो पहला है पार्श्व अध्यक्ष। पार्श्व अध्यक्ष जो था ये व्यापार वाणिज्य का प्रमुख था। विविधा अध्यक्ष की बात करें तो विविधा अध्यक्ष जो था ये चारागाह और जल कुआं, जो यात्री आते थे, राहगीर आते थे, उनकी व्यवस्था करना, जल की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, ये काम जो रहता था ये विविधा अध्यक्ष का रहता था। तो जो विविधा अध्यक्ष है ये प्रमुख हो जाता है कि विविधा अध्यक्ष का क्या काम था। तो विविधा अध्यक्ष का जो काम था वो चारागाह की व्यवस्था करना और जल कुएं की व्यवस्था करना और राहगीरों की व्यवस्था करना, उनके जलपान की व्यवस्था करना। इसके बाद है सूराध्यक्ष। सूराध्यक्ष जो है ये आबकारी विभाग के अध्यक्ष थे। आबकारी मतलब शराब विभाग के अध्यक्ष थे। इसके बाद है सूनाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष जो है ना ये बूचड़ खाना जो होता है, साल्टर हाउस के अध्यक्ष थे। मतलब यहाँ पे प्रॉपर हर चीज का एक डिपार्टमेंट निश्चित कर दिया गया है। जैसे कि आज के टाइम पे जैसे बूचड़ खाने के लिए अगर को खोलना है तो उसके लिए प्रॉपर ओनोसी लो, परमिशन लो तभी खोल सकते हो। वो व्यवस्था हमें मौर्य काल में प्रॉपर देखने को मिल रही। तो हमने अपने प्रशासन में बहुत कुछ इतिहास से उठाया है। खाली इतिहास को बस हम गाली देते हैं कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा है। तो ये सूराध्यक्ष जो है ना ये आबकारी विभाग का प्रमुख होता है। सूनाध्यक्ष जो है ना साल्टर हाउस का प्रमुख होता है। ये सीता अध्यक्ष है। सीता अध्यक्ष जो होता था ये राजकीय भूमि का रहता है। राजकीय भूमि दो प्रकार से इस पे खेती की जाती थी। अगर राजकीय भूमि पे दास खेती करते थे तो उसमें पूरी जो अनाज रहती थी वो राजा अन्नागार में जाता था। अगर उस पे कोई पब्लिक जाता है, खेती करता है तो वो 1/2 बट जाता था।
कि अगर राजकीय भूमि पे मतलब सीता अध्यक्ष भूमि पे सीता भूमि पे कोई खेती करता है, कोई व्यक्ति जाता है अपनी खाद अपनी बीज का उपयोग करके सीता भूमि पे खेती करता है, तो 1/भाग अपने पास रख लेता था, 1/भाग राजा को दे देता था। तो राजकीय भूमि का जो अध्यक्ष रहता था वो सीता अध्यक्ष कहलाता था। इसके बाद है ये गणिका अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष जो वैश्याओं का प्रमुख रहता था। यहाँ पे गणिकाओं का भी एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाया गया है, जो कि आज के टाइम पे ये सब व्यवस्थाएं छुपा छुपी में होती हैं, लेकिन लिखा पढ़ी में नहीं होती हैं। वहाँ उतनी टाइम पे ये प्रॉपर इसकी एक व्यवस्था थी कि जो गंदगी है एक किनारे एक कोने पे होनी चाहिए, सब कहीं पे नहीं होनी चाहिए। तो गणिका अध्यक्ष के जो प्रमुख रहते थे वैश्या वाले के, वो गणिका अध्यक्ष कहलाते थे। इसके बाद है ये आकार अध्यक्ष। आकार अध्यक्ष जो थे ये खनन विभाग रहता है, माइंस विभाग, उसके अध्यक्ष जो थे वो आकार अध्यक्ष कहलाते थे। आकार अध्यक्ष कौन थे, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आकार अध्यक्ष किसके प्रमुख थे। तो आकार अध्यक्ष जो प्रमुख थे वो माइंस विभाग या खान विभाग या खनन विभाग कह सकते हैं। तो जहाँ पे जो खनन का काम होता है, जैसे कि माइंस वही खनन के अंतर्गत आ जाता है। माइंस का मतलब ही होता है खनन या खान कह सकते हैं। तो खान विभाग का जो प्रमुख हो रहा था वो आकार अध्यक्ष था। इसके बाद है ये तो ये खान विभाग के अध्यक्ष हो गए। अब देख लेते हैं ये हैं कुप्पा अध्यक्ष। कुप्पा अध्यक्ष जो थे ये वन विभाग जो रहते थे, वनों के अध्यक्ष रहते थे। इसके बाद है अयोध्यागार अध्यक्ष। अयोध्यागार जो अध्यक्ष रहते थे, जो शस्त्र रहते थे, उनके जो प्रमुख रहते थे उन्हें अयोध्यागार अध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद है ये कोष्टागार अध्यक्ष। कोष्टागार जो अध्यक्ष रहते थे वो गोदामों के प्रमुख रहते थे। गोदाम जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता था, तो उसके प्रमुख को कोष्टागार कहा जाता था। इसके बाद है शुल्क अध्यक्ष। शुल्क अध्यक्ष जहाँ वो ये कर चुंगी कर ये वसूल किया जाता था, उसके प्रमुख को शुल्क अध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद है ये सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष जो है ना, ये कटाई बुनाई के प्रमुख थे। तो सूत मतलब कपड़ा होता है, काटन का कपड़ा होता है, सूत मतलब काटन रहता है। तो वो सूत मतलब कटाई बुनाई के काम आता है, कटाई बुनाई करके ही कपड़ा बनाया जाता है। तो इसे याद रख सकते हैं कि सूत्राध्यक्ष के जो प्रमुख रहते थे वो कटाई बुनाई के प्रमुख जो रहते थे उन्हें सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद है लोहाध्यक्ष। लोहाध्यक्ष जो थे ये लोहे की जो खाने रहती थी, लोहे के जो प्रमुख रहते थे, बनी जितनी वस्तुएं रहती थी उसके प्रमुख को लोहाध्यक्ष कहा जाता था। गौध्यक्ष जो थे ये पशु विभाग के प्रमुख थे। पशु विभाग के जो प्रमुख थे उन्हें गौध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद है ये नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष जो थे ये अध्यक्ष जो है ये जहाज रानी के प्रमुख थे। जहाज रानी के प्रमुख जो जल वाली नाव रहती थी उनके प्रमुख जो थे वो नवाध्यक्ष थे। इसके बाद ये हैं पत्तनाध्यक्ष। पत्तनाध्यक्ष जो थे ये बंदरगाहों के प्रमुख थे। जो राज्य के बंदरगाह रहते थे उनके प्रमुख को पत्तनाध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद ये हैं संस्था अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष जो थे ये व्यापारिक मार्गों के जो प्रमुख रहते थे उनके अध्यक्ष कहलाते थे। तो जो जल मार्ग और स्थल मार्ग के जो प्रमुख रहते थे वो अध्यक्ष नियुक्त किए जाते थे, उन्हें संस्था अध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद है ये पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष जो थे ये नाप तौल के अध्यक्ष रहते थे। नाप तौल के अध्यक्ष को पौतवा अध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद है ये मानाध्यक्ष। मानाध्यक्ष जो थे ये समय और दूरी मापक के अध्यक्ष थे। समय, दूरी इत्यादि की जो मापक के अध्यक्ष विभाग थे
वो मानाध्यक्ष कहलाते थे। इसके बाद है ये अश्व अध्यक्ष। अश्व अध्यक्ष जो थे अश्व पालक, अश्व जहाँ मतलब घोड़े पाले जाते थे, घोड़े पूरे राज्य के घोड़े के जो प्रमुख रहते थे उन्हें अश्व अध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद है हस्त अध्यक्ष। हस्त अध्यक्ष जो थे वो हाथियों के प्रमुख को कहा जाता था। इसके बाद है स्वर्ण अध्यक्ष। स्वर्ण अध्यक्ष जो थे सोने के प्रमुख को स्वर्ण अध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद है ये अक्षय इसके बाद है ये अक्षय पटल अध्यक्ष। अक्षय पटल अध्यक्ष जो थे वो महालेखागार के अध्यक्ष थे। तो महालेखागार के जो अध्यक्ष थे वो अक्षय पटल थे। इसके बाद है ये देवताध्यक्ष। देवताध्यक्ष जो थे वो धार्मिक जो जितने क्रियाकर्म होते थे उनके अध्यक्ष जो थे वो देवता अध्यक्ष थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो टाकसाल थे पैसों से संबंधित, जैसे रूप दर्शक, लक्षणाध्यक्ष, स्वर्णिक, ये 3 छूट गए हैं, इनकी बात कर लेते हैं। ये 3 अधिकारी हैं। पहले पैसों से संबंधित रूप दर्शक, दूसरा लक्षाध्यक्ष, ये अधिकारी हैं। ये जो रूप दर्शक था ये चांदी की मुद्राओं की जांच करता था। चांदी की जो मुद्राएं रहती थी उसकी जांच करता था। ये जांच करता था। ये जो लक्षणाध्यक्ष है ये छापे खाने का प्रमुख था। मतलब सभी प्रकार के जो सिक्के बनाए जाते थे उसका प्रमुख था। और स्वरणिक तो जो था ये जो है ना एक टाकशाला प्रमुख था। ये 3 अधिकारी छूट गए थे। तो ये हो गए जो 26 हमारे ये मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष थे। आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद स्थानीय प्रशासन देखेंगे, गुप्तचर व्यवस्था देखेंगे, नगर प्रशासन देखेंगे, सैन्य प्रशासन देखेंगे। बाकी आज के लिए जय हिंद।